मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बड़ी अहम चीज़ ये है रेमिटेंस। 95 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने तकरीबन 28 अरब डॉलर्स गालिबन उसका टारगेट रखा था, लेकिन 22 या 26 अरब डॉलर पर ही हम पहुँचे थे। तो मुझे ये बताइएगा सर कि रेमिटेंस का टारगेट इस दफ़ा जो है वो 33 बिलियन रखा गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये से ऊपर का मिलता है, और अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो वो 286-287 पर खड़ा हुआ है। तो ये टारगेट हम कैसे अचीव कर पाएंगे? कौन फिर रेमिटेंस भेजेगा इस तरह से, अगर यही कंडीशन रही, यही सूरत हाल रही? मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, देखिए, आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, मैं क्विकली सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि रेमिटेंसेस हमारी 31 बिलियन तक पहुंच गई थी, 31.5 भी पहुंच गई थी। उसके बाद ये रिवर्स हुआ है और 25 की हम बात कर रहे हैं। ये बात सही है कि आइंदा का टारगेट 33 बिलियन डॉलर है जो अचीवेबल है। सिर्फ जो मसला है वो ज़रा सा समझिए क्या है। मसला ये है कि हमें इंटर बैंक का रेट जो ऑफिशियल रेट कहलाता है और ओपन मार्केट का रेट में हमारा फ़र्क 20, 22, 25 रुपये तक बढ़ गया है। अब उससे ये होता है कि एक मजदूर गल्फ़ कंट्रीज़ के से ज़्यादातर हमारी रेमिटेंसेस आती हैं। जब वो जाता पैसे भेजने के लिए तो $1 पे अगर 25 रुपये उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो बेचारा हुंडी या हवाला के ज़रिए से वो पैसे भेज देता है ताकि उसके घर वालों को एक डॉलर पे 25, 26, 27 रुपये ज़्यादा मिले। जी हाँ, बिल्कुल। उससे ये होता है कि ये चैनल ऑफिशियल चैनल से नहीं आती और हमारा ड्रॉप हो जाता है। ये पैसे तो आ रहे हैं लेकिन बैंकिंग चैनल से नहीं आ रहे हैं। अब उसके लिए आपने गैप को ख़त्म करना है। आप गैप ख़त्म किस दो सूरतों से हो सकता है। एक तो आप रुपये की और डॉलर की रियलिस्टिक वैल्यू पे रखें, मैनिपुलेशन ना करें उसमें। डिमांड सप्लाई मैकेनिज़्म कहते हैं इसको हम माशत में। डिमांड सप्लाई में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई हो और अगर कम हो तो रेट बढ़ेंगे, ज़्यादा हो तो रेट नीचे जाएंगे। ये आपका एक फार्मूला जो दुनिया में चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इंसेंटिव्स दें अगर ये नहीं कर पा रहे, ताकि उसका 20-25 रुपए का फ़र्क 5 रुपए रह जाए, अगर 10 रुपए रह जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज जो आप कह रहे हैं कि मार्केट रेट रखा जाए डॉलर का, ये क्या मुमकिन है? चूंकि हमने ये देखा था डार साहब के होते हुए, क्या ये मुमकिन है कि मार्केट रेट रखा जाए? चूंकि डार साहब जब आए थे हमने देखा था कि मिफ्ता साहब ने तो कोशिश की थी, लेकिन डार साहब की तो पहली कोशिश ही ये होती है कि डॉलर का रेट किसी तरीके से कम किया जाए। जी, ये सवाल का जवाब इस तरह से है कि मार्केट के रेट रखने को मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ मार्केट का रेट जो है वो और एक्चुअल इंटरबैंक का जो रेट है उसमें आर्टिफिशियली फर्क पैदा ना होने दें। आप मैनिपुलेट करके रुपये को मजबूत ना करें, रुपये को मार्केट फ्लोट पे दे दें। फ्री फ्लोट कहलाता है। उस पे ये होगा कि बीच में आके ये सेटल हो जाएगा रेट, और वही रेट फिर बैंकिंग रेट हो, उसी रेट पे रेमिटेंसेस आए। और अगर ये नहीं कर सकते आप तो बाहर इंसेंटिव दें, $1 पे 3 रुपए 4 रुपए इजाफी रेमिटेंसेस के ऊपर दें, तो वो मुझे पूरा यकीन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से भेजेंगे। लेकिन अभी जो रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, और कम भी इतनी हुई है कि $31 बिलियन से हम 25-26 बिलियन, $5 बिलियन हम 1-1 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं। अपने पैसे पाकिस्तानियों के $5 बिलियन हमने शॉर्टफॉल कराए, क्योंकि ये जो रेट है वो मार्केट का और इंटर बैंक में इतना ज़्यादा फर्क हो गया है कि रेमिटर जो है उसको बेचारे को टेम्पटेशन होती है कि वो अनऑफिशियल चैनल से, नॉन बैंकिंग चैनल से पैसे भेज दे। ये है बड़ा मसला। सर साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब को आवाज़ जा रही है मेरी? डॉक्टर अशरफ निज़ामी सर। हाँ जी, बिल्कुल साथ है हमारे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी हमारे पैनलिस्ट बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उन्होंने टूरिज्म का नाम भी लिया कि ये जो है ना बिल्कुल गेम चेंजर बन सकता है। आपका मैं कमेंट लेना चाह रही थी इसके ऊपर। हम टूरिज्म के लिए लोगों को बुलाते हैं और सानिहात की तरफ चले जाते हैं, हमारे पास तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। सर आप क्या समझते हैं, यानी हम अभी तक ट्रैक के ऊपर ही नहीं आए तो हम फिर उस तरफ जाएंगे कैसे? देखिए किरण, मैं आपसे एक अर्ज करूं, जो बजट फॉर्मेशन और सोसाइटी और मुआशरा ये कॉम्प्लेक्स है। इन आइसोलेशन आप किसी चीज को नहीं देख सकते। अब ये टूरिज्म की खातिर है तो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ टूरिज्म।
पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ के लिए सर्विसेज हैं दीज आर मच चीपर दैन के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ आता है, मतलब गल्फ वगैरह या इनकी मालिक की मैं बात कर रहा हूँ। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बड़ी अहम चीज़ है, एक IMF के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप कमेंट अपना करें कि IMF प्रोग्राम में हैं हम और कहा जा रहा है कि मंथ एंड पे हमारा ये 9th रिव्यू भी मुकम्मल हो जाएगा। जो इस वक्त मौजूदा बजट हुकूमत ने पेश किया है, इस बजट के बाद आप समझते हैं कि IMF के साथ हमारे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग जारी रहेंगे? देखिए, IMF बड़ा क्लोजली ऑन बोर्ड है इस बजट पे, और हम आइसोलेशन में बजट नहीं बना रहे। बजट सिफारिशात जब किसी हद तक फाइनल हो रही होंगी पार्लियामेंट में, वो IMF से शेयर की जाएंगी और उन तमाम हदायत के ऊपर IMF के कंसेंट ली जाएगी, जिसमें ऐसा तो नहीं है कि हमारा करंट अकाउंट खसारा ज़्यादा बढ़ रहा हो, हमने ज़्यादा खराजात बजट में इस्तेमाल कर लिए हों, हमारी अमारात हमने दे दी हो, सब्सिडी दे दी हो, ऐसी कोई चीज़ फिर IMF अप्रूव नहीं करेगा। तो ये बजट की सिफारिशात IMF से अप्रूवल के लिए जाएंगी। IMF की अभी 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो IMF को कंसर्न है, जो पूरी नहीं हुई हैं, और वो ये बार बार हुकूमत से कह रहा है कि आप जल्द से जल्द इसको पूरा करें। पहली वो ये कह रहा है कि मिनी बजट जो 170 अरब रुपए का आया था, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया था, सेल टैक्स 17 से 18 किया था, बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई थी, वो 170 अरब रुपए का बजट को जिम कर दें इस बजट में। अच्छा। और इस दोनों चीज़ों को फाइनेंस बिल की हैसियत से पार्लियामेंट से पास कराएं। उससे ये होगा, ये तमाम चीज़ें जो उसमें जाएंगी वो मुस्तकिल बुनियाद पे हो जाएंगी। नहीं तो मिनी बजट में वो 3 महीने के लिए थी, 30 जून तक। IMF नहीं चाहता। तो एक तो ये करना होगा आपको कि सप्लीमेंट्री या मिनी बजट को इस मेन बजट में जिम करके साथ फाइनेंस बिल की शक्ल में पार्लियामेंट से अप्रूव कराएं। दूसरे वो कहते हैं एक्सचेंज रेट का रेट हमें कबूल नहीं है, ठीक, ये 20, 25, 30 रुपए का फर्क हमें नहीं कबूल। और $2 बिलियन की वो दोस्त ममालिक से कह रहे हैं ना, उसकी भी गारंटी मांग रहे हैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब। राशिद साहब बताइए, हम अभी तक बात कर चुके हैं कि कौन से पहलू ऐसे हैं कि जो थोड़ा थोड़ा इग्नोर हुए। ये बताइए कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑन ट्रैक लगती हैं इस बजट को देखते हुए? देखिए, ऑन ट्रैक ये लगती है कि कम से कम गरीबों का थोड़ा ख्याल किया गया है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सोलर के ऊपर काम हुआ ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो काम करना चाहिए उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि हमको एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाना चाहिए, लोकल करना चाहिए, ताकि जितनी हमारी इंपोर्ट कम होगी और उसकी सब्स्टिट्यूशन जब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके जो डॉलर के डेफिसिट है उससे हमारे पर काफ़ी हिट आएगी। और जितना हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे मतलब एक्टिव करेंगे उतनी हमारी जो इंपोर्ट है वो कम होगी और एक्सपोर्ट हमारी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। फिर एक ऐसे सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए जो सेक्टर पहले एक्सपोर्ट करते थे और आज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको ज़रूर उनके ऊपर वर्क होना चाहिए और उनके ऊपर एक थिंक टैंक बैठाना चाहिए और उन सेक्टर्स को फाल बनाना चाहिए। और नंबर 2 ये कि हमारे मुल्क में आज के दिन तक कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है। हमारे पास जो पॉलिसी है वो टोटल 5 सेक्टर की पॉलिसी है, तो हमको सिर्फ अपनी जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 5 सेक्टर तक मुख्तस नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमको और भी मुख्तलिफ शोबों के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। जैसे IT की एक्सपोर्ट है, इस वक्त हम इसके ऊपर बहुत काम कर सकते हैं। और मैं पैकेजिंग से मेरा ताल्लुक है और हम तकरीबन 3-4-5 मिलियन डॉलर की तो हम भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे और भी बेतहाशा आपके सेक्टर मौजूद हैं जिनको अगर हम उन 5 सेक्टर से उनका ब्रॉड उसको दायरे को अगर हम वसी करें और उनको भी उसके अंदर लाएं और उसके ऊपर अगर हम काम करें तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आ सकते हैं। और नंबर जो आपका जो टूरिज़्म है इसके ऊपर आपको ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म से भी आपके मुल्क में बेतहाशा डॉलर आ सकते हैं। और दूसरा ये है क्योंकि हमारे पास इस दफ़ा ज़राअत के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। तो जो हम सफ़ेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम दाल चने वाला इंपोर्ट कर रहे हैं, इनकी इंपोर्ट के ऊपर हमको मतलब ज़रूर करना चाहिए कि इनके इंपोर्ट को हम ख़त्म करके। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका।